बच्चों कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन, इसका नए चैप्टर का हम आज शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। और इसके भाग 1 में हम देखेंगे जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, ये किस तरीके से प्रभावित होता है और ये किस प्रकार से दूसरे तत्वों को प्रभावित करता है, आदि चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पहले भाग में, इसका नाम है जैव मंडल, उसके अंतर्गत करेंगे बच्चों। तो पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है जो मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। तो यहां पर इंपोर्टेंट क्या है बच्चों, जीव, जीव है और उनका पर्यावरण। पहली चीज इंपोर्टेंट क्या हुई, जीव है, दूसरा क्या है, पर्यावरण है, और तीसरी इंपोर्टेंट क्या बात है बच्चों, यहां पर इनकी पारस्परिक अभिक्रिया, दोनों के मध्य जो पारस्परिक अभिक्रिया होगी वो भी इंपोर्टेंट है। तो 3 कंपोनेंट यहां पर इंपोर्टेंट हुए। 3 कंपोनेंट कौन कौन से बच्चों, पहला है जीव, जीव यहां पर इंपोर्टेंट है। जीव वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वनस्पति भी हो सकती है और प्राणी भी हो सकता है। तो यहां पर जीव पहली बात है, और जिस पर्यावरण में वो रहता है, ठीक है, तो वहां उस पर्यावरण वो भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों के मध्य होने वाली पारस्परिक जो क्रिया है वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तीनों यहां पर मिलकर के क्या है, जीव मंडल की रचना करते हैं। अब यहां बच्चों देखने वाली बात है कि जैव मंडल में 3 प्रकार के घटक होंगे, अजैविक घटक, ऊर्जा संगठक और जैविक संगठक। जैविक, अजैविक और ऊर्जा, 3 प्रकार के यहां पर जैव मंडल में संगठक होंगे, जहां हम देख सकते हैं कि जो जैविक संगठन है वहां पर प्राणी और वनस्पति दोनों प्रकार की यहां पर पाए जाएंगे, और अजैविक संगठन में देखेंगे कि जहां पर वो जो जीव है वहां पर जहां पर रह रहा है उस क्षेत्र के अजैविक घटक कौन से हैं जिसको वो प्रभावित करते हैं। साथ में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो भी देखा जाएगा कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होगा। अजैविक संगठक की यदि बात करें तो स्थल, मृदा, जल आदि जो क्या है वो अजैविक संगठक में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि बच्चों यदि जीव कहां पर रहेगा तो स्थल की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, आदि प्रकार के जो भौतिक कार्य है, ये भौतिक जो कार्य है वो अजैविक संगठन में शामिल किए जाएंगे। इस जैविक संगठक की यदि बात करें तो यहां भी 3 प्रकार की हम बात करेंगे, 3 तत्व होंगे, पहला पादप, दूसरा जंतु और तीसरा वियोजक। यहां पर जो पादप है हम सब जानते हैं बच्चों, पादप होते हैं वो कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करे, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पश्चात स्वयं पोषक होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पश्चात सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उससे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। जंतु जो कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं के रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं। और वियोजक जो होते हैं, इन दोनों वनस्पति और या फिर प्राणी दोनों का वियोजन करते हैं, चाहे वो छोटा हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सूक्ष्म जीव हो या बड़े हो, दोनों क्या करते हैं, इनके वियोजक का कार्य करते हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके वापिस से प्रकृति में भेज देते हैं। तो यहां पर तीनों प्रकार के जैविक संगठक भी कार्य करेंगे। तो जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीव जिन उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना होता है जैव मंडल। तो यहां पर इसकी एक छोटी सी बात हमारे समझ में आई कि जैव मंडल क्या है। जैव मंडल जीव, और जीव के अंदर कौन कौन से आते हैं, पौधे, जंतु, प्राणियों, सूक्ष्म जीव आदि। ये क्या है, ये बच्चों ये क्या है, जैव है, ठीक है, जैविक समुदाय है। तो और उनके चारों ओर जो पर्यावरण है उनके पारस्परिक अंतर संबंध को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। और इसमें 3 कंपोनेंट देखे थे हमने, पहला है जीव, दूसरा है उसके चारों ओर पर्यावरण, और तीसरा उनके आपस में होने वाली अंतर संबंध, पारस्परिक अभिक्रिया। तो ये 3 चीज हमें यहां पर इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। ये सब हम जानते हैं कि जो जीव है वो अधिकांश तो हमारे सामने दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव, छोटे से लेकर के, जैसे कि हमारे आंखों से दिखाई देने वाला जो जीव है वो छोटी चींटी से लेकर के, छोटे मच्छर से लेकर के विशालकाय हाथी या इस प्रकार के जो
जीव हैं वो स्थलमंडल पे रहते हैं, लेकिन जलमंडल पे भी रहते हैं, जिसमें सागर, महासागर, नदियाँ आदियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। साथ ही बच्चों वायुमंडल में भी, पर्यावरण में, यहाँ पर वायुमंडल में भी दिखाई देते हैं, जो कि विभिन्न जो स्तर है, वायुमंडल के जो विभिन्न स्तर है उनमें हमें अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। तो जीव कहाँ पर है? ना केवल स्थलमंडल पर है, बल्कि जलमंडल पर है, बल्कि वायुमंडल, सभी जगह पर जीवों की उपस्थिति देखी जाती है। और केवल स्थलमंडल के ऊपरी सतह पर ही नहीं बच्चों, बल्कि गहराइयों में भी, पृथ्वी की गहराइयों में भी हम यहाँ पर जीवों की उपस्थिति देख सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ठीक है, जैसे कि पक्षी हुए। पक्षी क्या है? वायुमंडल में, हवा में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। इसी प्रकार के जो कुछ जंतु है जो बच्चों जलमंडल में भी रहते हैं, स्थलमंडल में भी रहते हैं, आदि जो है वो एक मंडल से दूसरे मंडल पर विचरण सामान्य रूप में करते रहते हैं। जैवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, मैंने ये अभी बताया था। जैवमंडल और इसके घटक जो है वो पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व है। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ये जो तत्व है ये विभिन्न अन्य जो दूसरे तत्वों के साथ में आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और उन्हीं का परिणाम है कि जैवमंडल सुरक्षित रूप से हमें प्राप्त होता है। ये वायुमंडल के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। तो ये कौन कौन से प्राकृतिक घटकों से प्रभावित होते हैं? जलवायु जो तत्व है अर्थात वायुमंडल के जो तत्व है उनसे प्रभावित होते हैं। और जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने, विकसित होने में सहायक होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि भूमि, वायु, जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जब होता है, जब इन तत्वों का आपस में आदान प्रदान होता है तो उनका जीवित रहना, उनका बढ़ना और उनके विकसित होने में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण योगदान है। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वहीं पर ही सूक्ष्म पदार्थों में बट जाते हैं और उसी स्थान पर मर जाते हैं और उनका विभाजन हो जाता है वियोजकों के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब बच्चों हम देखेंगे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है। पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी यह पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना हुआ होता है। जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, ये 3 प्रकार के तत्वों से बना होता है। पर्यावरण, जैविक और अजैविक। ये तीनों प्रकार के तत्वों के मेल से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा हमने? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा है। संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना आवश्यक है। अब यहाँ पर बच्चों एक पारिस्थितिकी में, यदि एक पारिस्थितिकी में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं तो उन जीव जंतुओं का न केवल दूसरे प्रकार के जीव जंतुओं से बल्कि उनके पर्यावरण से भी एक अभिन्न तरीके का मेल होता है, उनका एक संबंध पाया जाता है और एक में समस्या पैदा होने पर दूसरी भी समस्याग्रस्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए सभी जीवधारियों का वहां पर होना और सभी प्रकार के उनके जो पर्यावरण वहां पर पाया जाता है उसमें उनमें आपस में सामंजस्य बनाए हुए रहता है। यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी यदि हो जाती है, चाहे वो जीवधारियों के रूप में हो चाहे उनके पर्यावरण के रूप में हो, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो समाप्त हो सकता है। तो इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों, जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक व अजैव तत्वों में स्वस्थ अंतरक्रिया होती रहे। अब यहाँ पर जितने भी जीवधारी उस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनकी संख्या भी प्रकृति के द्वारा निश्चित होती है। यदि किसी की संख्या कम या ज़्यादा हो जाए बच्चों तो उस पारिस्थितिकी तंत्र में समस्या पैदा हो सकती है। आगे हम इसका विस्तार से भी अध्ययन करेंगे कि यदि किसी भी स्तर पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पारिस्थितिकी के स्तर पाए जाते हैं, यदि किसी भी प्रकार के स्तर में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई समस्या पैदा हो जाए बच्चों, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भी समस्याग्रस्त पैदा हो सकता है। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी का जो योगदान है वो क्या है? विभिन्न जीवधारियों के जन्म से लेकर के विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनके प्रतिकूल वातावरण में भी उनके सामंजस्यता बनाए रखना और प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। तो सामंजस्यता यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जीवधारी की दूसरे जीवधारी से, उसके पर्यावरण से, अजैविक तत्वों से, ऊर्जा से, सभी चीज़ों से यहाँ
पर उनका सामंजस्य बनाए रखना अति आवश्यक है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारी और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है, अपितु किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे पारितंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पर तंत्र की हम बात करने लग गए हैं। तंत्र क्या है बच्चों, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पारितंत्र जो इकोलॉजिकल सिस्टम हमने कहा है, इसमें क्या है, विभिन्न पोषण श्रृंखलाएं होगी, ऊर्जा का प्रवाह होगा, ठीक है, और ना केवल जीवधारी होंगे बल्कि उनके आसपास का जो वातावरण है अर्थात भूमि, जल, वायु का संबंध होगा। तो समूची चीजें यदि हम बात करें बच्चों कि मैं यदि एक छोटे एग्जांपल के रूप में बताऊं तो मानव ये भी क्या है, जैव मंडल या इकोलॉजी का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई छोटा जानवर है या कोई बड़ा जानवर है, वो भी सब इकोलॉजी का एक हिस्सा है। तो किसी भी जानवरों की यदि किसी भी जीवधारियों की संख्या में परिवर्तन होता है तो उससे दूसरा जीवधारी भी प्रभावित होता है। साथ ही यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है, क्योंकि एक स्तर का दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह देखा जाता है। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, अर्थात भोजन का निर्माण कौन करता है। भोजन का निर्माण केवल हरे पादप करते हैं, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके पश्चात फिर प्रथम स्तर के, द्वितीय स्तर के, तृतीय स्तर के और फिर वियोजक आदि चीजें यहाँ पर आगे देखने को हमें मिलेगी। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में जो हैबिटेट जिसे आवास कहते हैं वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पर वो जो जीवधारी या पर्यावरण पाया जाएगा वो किस स्थान पर कहां पर, तो उसका आवास यहां पर इंपॉर्टेंट है। यदि उसके आवास में हमने परिवर्तन कर दिया तो समस्या हो सकती है। जैसे कि ध्रुवीय भालू है, ध्रुव पर स्थित जो भालू है बच्चों वो ध्रुवों पर ही रहता है, उसकी परिस्थिति इस प्रकार से है, उसने इस प्रकार से अनुकूलता प्राप्त कर ली है कि वो ध्रुव पर ही रहेगा या ठंडे स्थानों पर रहेगा। उसको यदि हम किसी दूसरे स्थान पर लिया या भारत जैसे कहीं गर्म देशों में लिया है तो वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो उनकी क्या है कि अपनी एक स्पष्ट हैबिटेट या आवास पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया, तो अलग अलग जीवधारियों का या फिर अलग अलग पर्यावरण का अपना अपना क्षेत्र माना जाता है। यदि उसका उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डाल दे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता। जिस प्रकार से मछली जल में रहती है और जल से बाहर निकाल दे तो वो जिंदा रह सकती है, नहीं रह सकती। उसी प्रकार से हर जीव का अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है और यदि उस क्षेत्र से उसे दूर कर दिया जाए तो हो सकता है उसे समस्या हो या फिर उसे जीवन की भी हानि हो सके। तो इस प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनुकूलन बन जाता है कि कौन सा जीवधारी किस स्थान पर रहता है और उसके अनुकूल ही बनता जाता है और उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द आइकोज और लॉजी से मिलकर बना है, ठीक है। आइकोज का मतलब होता है घर और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। आइकोज का शाब्दिक अर्थ घर तथा लॉजी का अर्थ विकास, विज्ञान या अध्ययन से है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ अनुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे पे जो पौधे हैं, जीव है, सूक्ष्म जीव हैं, उनका पर्यावरण है, भूमि है, जल है, वायु है, उनका मौसम है या फिर उनकी जलवायु है, आदि समस्त जो चीजें हैं बच्चों वो सब क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। और कहीं पर एक जीवधारी का दूसरे जीवधारी पर आश्रित जो संबंध पाया जाता है, जो सह संबंध इनके मध्य पाया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बच्चों कि वर्तमान समय तक हमको इस बारे में पता नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं इकोलॉजी में यह बात साबित होती है कि इनके मध्य कहीं ना कहीं संबंध जरूर है और यदि एक को समस्या पैदा होगी तो दूसरा उससे प्रभावित होगा ही होगा। जर्मन प्राणीशास्त्र अर्नेस्ट हैक्कल, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? अर्नेस्ट हैक्कल। सन 1869 में आइकोलॉजी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान क्या कहा कि जीवधारियों और अजैविक
मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटक भौतिक पर्यावरण जिसे हम कह सकते हैं कि घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही, जो अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। यहां पर यह बात हमारे समझ में आई। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो प्रमुख भागों से होती है, एक तो है जीवोम, दूसरा है निवास क्षेत्र जिसे बायोम कहते हैं। जीवोम या बायोम कहते हैं जो वहां उस क्षेत्र में पाया जाएगा, और उस बायोम जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वहां पर उसकी उपस्थिति देखी जाती है। और दूसरा है निवास क्षेत्र की, उस क्षेत्र का हैबिटेट या निवास क्षेत्र किस प्रकार का है। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिलेगी पारिस्थितिकी तंत्र की जब संरचना हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर इसी पार्ट में। तो एक तो है जीवोम और दूसरा है उसका निवास क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखते हैं तंत्र। बच्चों तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र के बारे में समझते हैं कि आखिर तंत्र होता क्या है। वस्तुओं के समुच्चय को तंत्र कहते हैं। सिंपल सी बात है कि वस्तुओं का जो समुच्चय है उसे तंत्र कहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी एक तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। तंत्र विभिन्न वस्तुओं का एक ऐसा एकीकृत समूह होता है जिसके विभिन्न संगठक आपस में आबद्ध होते हैं तथा एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए मानव का शरीर एक तंत्र है, मोटर कार का इंजन, गैस स्टोव आदि तंत्र है, जीवमंडल भी एक तंत्र है। तो तंत्र क्या है, मानव का शरीर, हमारा शरीर भी एक तंत्र है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन या अंग पाए जाते हैं। यदि एक भी अंग समस्या आ गई बच्चों, एक भी अंग में कहीं समस्या आ जाती है तो पूरा शरीर में समस्या देखी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो जीवमंडल भी क्या है, एक तंत्र है। और तंत्र में यदि कहीं पर एक जगह समस्या पैदा हो जाती है बच्चों तो पूरे उस तंत्र में भी समस्या देखी जाती है। तो ये होता है तंत्र। अब है जीवमंडल तंत्र। जीवमंडल क्या है, तंत्र है। जीवमंडल एक तंत्र का खूबसूरत उदाहरण है क्योंकि यह सामान्य रूप से तीन संगठकों जैविक, भौतिक व ऊर्जा संगठक से निर्मित है तथा ये संगठक आपस में आबद्ध है तथा परस्पर अवलंबित भी पाए जाते हैं। तो ना केवल आबद्ध है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी है, अवलंबित भी है। एवं वृहद स्तरीय चक्रीय क्रिया विधियों भूजैव रसायन चक्र द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो बच्चों यहां पर जीवमंडल की स्थिति क्या है कि जीवमंडल एक सामान्य रूप से तीन घटक है। इसमें जैविक, भौतिक और ऊर्जा। तो जैविक, भौतिक और ऊर्जा ये आपस में क्या है, आपस में एक दूसरे से सह संबंध दिखाते हैं। और यहां पर एक वृहद स्तरीय चक्रीय अवस्थाएं पाई जाती है। इन सभी तत्वों के मध्य में एक चक्रीय अवस्था पाई जाती है जो हम आगे पढ़ेंगे भूजैव रसायन चक्र में। और उनकी क्रिया विधियों के आधार पर ये चलायमान होते हैं। लगातार रूप से हजारों करोड़ों वर्षों से ये चक्र चलायमान है और वर्तमान में भी चल रहे हैं और भविष्य में भी इनके चलने की अपार संभावना है। और इन्हीं की वजह से यह जीवमंडल जो तंत्र है वो विकसित हो पाया है। ठीक है, और यह कार्य लगातार रूप से कर पा रहा है। भूजैव रसायन चक्रों के माध्यम से जीवमंडलीय तंत्र से ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश एवं बहिर्गमन की क्रियाओं का चालन होने से तंत्र सदा क्रियाशील रहता है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पर तंत्र की क्रियाशीलता होना भी जरूरी है। जैसे कोई मशीन है, कोई मशीन लगातार रूप से काम कर रही है तो उसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। हो सकता है उसमें कोई पार्ट्स खराब हो जाए तो उसमें उस पार्ट्स को सही भी करने की, अर्थात उसमें नए पार्ट्स लगाना, पुराने पार्ट्स हटाना आदि चीजें भी चलती रहती है। उसी प्रकार से जो तंत्र है उसमें ऊर्जा का चक्रीय अवस्था, ठीक है, जलीय चक्र की अवस्था, साथ ही दूसरे प्रकार के जो भूजैव रसायन जो चक्र है वहां पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है, जिससे कि पुराने का बहिर्गमन और नए का निवेश भी देखा जाता है। ये चीजें सतत रूप से, लगातार रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, चक्रीय अवस्था में यहां पर देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात है जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। जो जीवमंडल है यह भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र यदि देखा जाए तो छोटे से तालाब से लेकर के एक पूरी पृथ्वी भी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कुछ भी हो सकता है, छोटे से लेकर के बड़ा तक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार से जीवमंडल भी क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण माना जाता है। तो यहां पर हमने स्पष्ट किया कि जीवमंडल क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और तंत्र किसे कहते हैं और इसका यहां पर किस प्रकार से उपयोग है।
अब पारितंत्र के प्रकार, यदि हम बात करें पारितंत्र के प्रकार, दो प्रकार है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थल पर और जल पर दो प्रकार के पारितंत्र यहां पर देखने को मिलते हैं। अब स्थलीय यदि पारितंत्र की बात करें तो स्थलीय पारितंत्र का पुनः बायोम्स में विभाजन किया जा सकता है। जो स्थलीय जो पारितंत्र है उसको बायोम्स में विभाजन कर सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कहां पर बायोम्स पाए जाते हैं उसके अनुसार। और बायोम पौधों व प्राणियों का एक ऐसा समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो पाया जाता है वहाँ पर पौधे किस प्रकार के हैं, प्राणियाँ किस प्रकार के हैं, ठीक है, और इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंध के कुल योग को बायोम कहा जाता है। अब बच्चों देखने वाली बात है कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पैदा होगी, ये किस पर निर्भर करता है, वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है, ठीक है। और जलवायु किस पर, अक्षांशीय स्थिति, वहाँ होने वाली वर्षा, वहाँ प्राप्त होने वाले तापमान आदि चीज़ों पर निर्भर करता है। और जब वनस्पति प्रभावित होगी तो जीव जंतु भी वहाँ पर प्रभावित होंगे। तो पूरे बायोम का एक अलग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, उनकी एक बायोम की दूसरे बायोम से विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। संसार के प्रमुख पारितंत्र जो पाए जाएंगे वो वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा आदि पारितंत्र यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कि जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजे जल के पारितंत्र में बांटा जा सकता है। तो जलीय पारितंत्र को बच्चों हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, समुद्री और ताजे जल के रूप में, ठीक है, ताजे जल के रूप में और समुद्री में। और समुद्री जो पारितंत्र है उसमें भी महासागर का ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति, आदि पारितंत्र में यहां पर विभाजित कर सकते हैं। तो समुद्री पारितंत्र में महासागरीय, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति पारितंत्र सम्मिलित है। ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल शामिल किए जाते हैं। यहां पर यदि हम बात करें तो झीलें, तालाब, सरिता, कच्छ व दलदल, इस तरीके से इनको विभाजित हम कर सकते हैं। तो जलीय पारितंत्र दो भागों में बांटा, समुद्री पारितंत्र और ताजे जल के पारितंत्र के रूप में। समुद्री पारितंत्र को महासागर, ज्वार नदमुख और प्रवाल भित्ति पारितंत्र के रूप में हम जान सकते हैं। ताजे जल के रूप में झीलें, तालाब, सरिता, कच्छ और दलदल के रूप में यहाँ पर हम इसे बांट सकते हैं। जलीय पारितंत्र यहाँ पर हुआ। अब पारितंत्र की कार्य प्रणाली व संरचना किस प्रकार से है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी संरचना और प्रणाली किस प्रकार से मानी जाएगी। पारितंत्र की संरचना में वहां उपलब्ध पौधों, जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा यह उनके इतिहास, वितरण, उनकी संख्या को भी वर्णित करता है कि प्राणियों और पौधों की प्रजातियों की इतिहास क्या है, उनका वितरण क्या है, उनकी संख्या किस प्रकार की है, यहाँ पर उनका भी अध्ययन करेंगे। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं, ठीक है, जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अजैविक या भौतिक कारक होते हैं। कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित किए जाते हैं अजैविक या भौतिक पदार्थों में। यदि हम बात करें जैविक कारकों में बायोटिक फैक्टर्स में उत्पादक, उपभोक्ता, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटक शामिल किए जाते हैं। तो अजैविक कारक, यहाँ पर दो प्रकार के कारक बच्चों हमने बांटा कि जैविक और अजैविक। संरचना की दृष्टि से हमने इसे दो भागों में बांटा है। अजैविक जो या भौतिक जो कारक है वो एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वहाँ पर कारकों में तापमान, वर्षा, मिट्टी की, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी की स्थिति, आर्द्रता। अजैविक या अकार्बनिक तत्व, यदि अकार्बनिक जो तत्व है जिनके चक्रीय अवस्था हमने देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। जबकि जैविक कारकों में बच्चों उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक आदि जो है वो बायोटिक फैक्टर्स में काम में आते हैं। अब इनकी स्थिति हम किस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसके द्वारा हरित पादप
क्या है, उत्पादक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, केवल बच्चों दुनिया में केवल हरित जो पादप है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उससे क्या करेंगे, स्वयं का भोजन निर्माण करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा करेंगे, उनका निर्माण करेंगे, और उसके पश्चात जब वो अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं तो बचे हुए जो पादप जो पदार्थ है उनको क्या करते हैं, या तो प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। कौन खाएगा बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता उसका सेवन करेगा। जैसे कि हम शाकाहारी या मांसाहारी हो सकते हैं, मानव भी शाकाहारी और मांसाहारी हो सकता है, उसी प्रकार के दूसरे जो जानवर है वो भी शाकाहारी या मांसाहारी हो सकते हैं। तो जो शाकाहारी उपभोक्ता है वो किसको खाते हैं, हरे पादपों को खाते हैं, उनके किसी अंग को या कोई जड़ को, तने को या फल को आदि किसी भी चीज को हम खाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो क्या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता का शिकार करते हैं, शीर्ष मांसाहारी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर देखने वाली बात यह है कि इन चारों ही, चाहे वो उत्पादक हो या तीनों प्रकार के उपभोक्ता हो, चारों ही जब मृत हो जाते हैं, मृत अवशेष उनके होते हैं, तो वो अपघटक के द्वारा कार्य उनमें किया जाता है, चाहे यहाँ पर पादप हो या कोई भी जीव जंतु हो। ठीक है, जब वो मृत हो जाते हैं तो मृत होने के पश्चात उनका अपघटक के द्वारा वियोजन किया जाता है साधारण तत्वों में। ठीक है, या फिर अपघटक के तत्व इसको सीधा भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक चक्रीय अवस्था देखने को मिलती है। चक्रीय अवस्था कैसी हुई कि पहले पादप सूर्य के प्रकाश की वजह से पादप अपना भोजन निर्माण करेंगे, फिर विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा वो आगे जाएगा। फिर वो जब कोई भी उपभोक्ता मरता है, मरने के पश्चात उसका अपघटक करने का कार्य वियोजक के द्वारा किया जाएगा और वो साधारण तत्वों में उसे बांट देता है। साधारण तत्वों में बांटने के पश्चात तो मृदा में उर्वरता बढ़ती है, और मृदा में उर्वरता बढ़ती है तो फिर पादपों को एक उस तरीके से एक साइकिल या चक्रीय अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव शामिल होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल है जो कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं और प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को शिकार करते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम चित्र में देख सकते हैं कि उनकी किस प्रकार से स्थिति है। बच्चों इस पिरामिड में सबसे पहले आधार में क्या है, उत्पादक है, और उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण पिरामिड के बेस में काफ़ी बड़ा इनका बेस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो कि संख्या में इनसे कम है, संख्या में इनसे कम है। साथ ही बच्चों यह भी देखने वाली बात है कि इसके बाद जो द्वितीय उपभोक्ता है वो संख्या में और इनसे कम होंगे, और तृतीय जो उपभोक्ता है वो संख्या में और ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, और भी कम होंगे संख्या में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे जैसे उपभोक्ताओं का ऊपर की ओर बढ़ना होता है संख्या इनकी कम होती ही जाती है। ठीक है, दूसरी क्या बात इसमें हमने देखी कि इनका जो पोषण प्रवाह है, पोषण जो प्रवाह है वो अगले वर्ग में जाने के पश्चात 10% ही जा पाता है। केवल 10% ही पोषण का आगे गमन होता है। 90% जो पोषण है वो ऊर्जा है वो अपने स्वयं के शरीर के खर्च में ही आ जाती है। तो यहाँ 100% यदि हम इसको माना तो यहाँ आगे पहुँचने पर 10% ऊर्जा का प्रवाह ही पहुँचेगा, उसके पश्चात 1% और यहाँ आगे चल करके 0.1% ही ऊर्जा का प्रवाह आगे प्रवाहमान होगा। तो हमने ये चीज़ देखी, और चारों घटकों में से ही अपघटक यहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं। और अपघटक किसी भी मृत शरीर का, यहाँ पर चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, किसी भी प्रकार का कोई सी भी उपभोक्ता हो, उनके मृत शरीर पर उनका अपघटक कर देगा, उन शरीर को साधारण तत्वों में विभाजित कर देगा। ठीक है बच्चों, आपने भी देखा होगा कोई यदि किसी भी जानवर का शरीर या फिर पौधा भी यदि कुछ समय तक पड़ा रहता है, ठीक है, तो वो कुछ समय पश्चात अपने आप खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ बच्चों, सोचा आपने कभी? वो अपघटकों के द्वारा ही समाप्त होता है और वो ही उसके मृत शरीर को समाप्त करते हैं। ठीक है, और वो कुछ समय पश्चात वो समाप्त हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उस सरल पदार्थों में जो हमारा शरीर जो होता है, वो जो निर्माण होता है, उसको
अपघटक सरल पदार्थों में विभाजित करके मिट्टी में मिला देते हैं, अर्थात मिट्टी बन जाते हैं। और मिट्टी में बनने के पश्चात वो वापस पादपों के द्वारा प्राप्त होते हैं और इस तरीके से चक्रीय अवस्था में वो प्राप्त होते रहते हैं। चक्रीय अवस्था उन भूजैव रसायन चक्र के रूप में हमें प्राप्त होती रहती है और हम इसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज और नेवला आदि जो है वो चरम स्तर के मांसाहारी माने जाते हैं। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो दो प्रकार के अपघटक माने जाते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर है, जैसे कौवा है, गिद्ध है आदि, ये क्या है, मृत जीवों पर ही निर्भर है। जबकि कुछ अन्य जो है जो अपघटक जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, जो क्या है उनको साधारण पदार्थों में विघटित कर देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता के भोजन बनते हैं, ये हमने देखा है। द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा खाए जाते हैं और ये अपघटक इन्हें जो मृतक है उनको विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, ये हमने देख चुका है। तो कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों में वो परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और वापिस वो तंत्र में शामिल हो जाते हैं। जो कि मिट्टी में चला गया था, मिट्टी में आने के बाद वो वापिस पादपों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। पादपों के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात उपभोक्ता में आ जाता है और उपभोक्ताओं में आने के पश्चात उनका शरीर मृत हो जाता है। फिर अपघटक उनको वापस सरल पदार्थों में विभाजित कर देते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद वापस इस तरीके से चक्रीय अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा, पौधे पर जीवित रहने वाला जो एक कीड़ा है, एक मेंढक का भोजन है। समझ में आया बच्चों? एक जो कीड़ा है एक मेंढक का भोजन है। तो यहां पर कीड़ा भोजन है मेंढक का, ठीक है। यहां पर कीड़ा भोजन है किसका? मेंढक का। अब मेंढक जो है वो यहां पर सांप का भोजन होता है, ठीक है। सांप यहां मेंढक को खाता है, मेंढक किसको खाता है? कीड़े को खाता है। और कीड़ा किसको खाता है? पौधे, किसी पौधे पर जीवित है, ठीक है, किसी पौधे पर जीवित है। तो पौधा भोजन है कीड़े का, कीड़ा भोजन है मेंढक का, मेंढक भोजन है सांप का। और जो मेंढक सांप का भोजन है और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हुआ, ठीक है। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का निर्माण हुआ। बाज सांप को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, मेंढक कीड़े को खाता है, कीड़ा पौधों को खाता है। एक श्रृंखला बनी, ठीक है, एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब यहां पर पौधे क्या है बच्चों? उत्पादक है। उसके बाद कीड़ा प्राथमिक, यहां मेंढक द्वितीयक, सांप तृतीयक, यहां पर बाज चतुर्थक हो सकता है। तो इस तरीके से अनेक प्रकार के यहां पर श्रृंखलाबद्ध कार्य हुआ। और यहां पर पोषण या ऊर्जा प्रवाह जब होता है तो सर्वाधिक यहां पर ऊर्जा यहां पर होती है। उसके पश्चात 90% जो ऊर्जा है पौधे में रह जाती है और 10% आगे ट्रांसफर हो जाती है। फिर यहां पर कीड़े के अंदर जो ऊर्जा हुई उसकी 90% कीड़ा अपने कार्यों के लिए करता है और 10% आगे मेंढक के पास पहुंच जाती है। इस तरीके से जो ऊर्जा प्रवाह है वो अगले उसमें जाता है स्तर में, तो केवल 10% ऊर्जा का ही या पोषण का ही प्रवाह हो पाता है। यह खाद्य क्रम, और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यह खाद्य क्रम कहलाता है और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा का प्रवाह हुआ इसे क्या कहा? खाद्य श्रृंखला हमने कहा। यहाँ पर इसको हम अच्छे से देख सकते हैं कि पौधे हैं यहाँ इसने हिरण था, हिरण को टाइगर ने खा लिया। इस तरीके से हम इसके छोटी केकड़ा है, यहाँ पर समुद्री पौधे हैं, इसको केकड़े ने खाया, केकड़े को मछली ने खाया, मछली को सारस आदि कोई भी जीव ने किसी ने भी खा लिया। एक विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर हुआ। अब ये खाद्य श्रृंखला बच्चों, यदि ये खाद्य श्रृंखला आपस में और ज़्यादा घनीभूत हो जाए और ज़्यादा एक दूसरे में मर्ज हो जाए, इसको ये खा रहा है, उसको वो खा रहा है, इसको ये खा रहा है, तो खाद्य जाल का निर्माण होगा। देखते हैं, खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं एक पृथक अनुक्रम में होकर के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, पृथक नहीं है, अलग नहीं है।
एक चूहा जो अन्य पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक भोजन में अपने भोजन की पूर्ति कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमने उदाहरण में देखा कीड़ा मेंढक खाए या मेंढक ही सांप ही मेंढक को खाए, सांप किसी दूसरे जीवों को भी खा सकता है, या मेंढक किसी दूसरे कीड़े को भी खा सकता है, या कीड़ा किसी दूसरे पौधे को भी खा सकता है, ठीक है, या बाज सांप को ही खाए किसी दूसरे जानवर को भी खा सकता है। तो यहां पर इस प्रकार से एक श्रृंखलाएं आपस में आबद्ध रहती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है, और होना भी चाहिए, ठीक है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े हुए होने को अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला जहां पर हमने देखी थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी प्रकार से हो। जैसे कि हमने देखा कीड़ा को मेंढक ने खाया, और कीड़े ने क्या खाया, पौधे खाए, पौधे से कीड़ा आया, कीड़ा से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से बाज। अब यह क्या श्रृंखला है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है इसी प्रकार से हो। बाज किसी दूसरे जानवर को भी खा सकता है, ठीक है, जो सांप है वो किसी दूसरे जानवर को भी खा सकता है, मेंढक किसी दूसरे भी कीड़े को खा सकता है उसी कीड़े को खाने के बजाय, और वो जो कीड़ा है कोई जरूरी नहीं है उसी पौधे को खाए, किसी दूसरे को भी खा सकता है। तो उनमें क्या है कि श्रृंखलाओं का आपस में आबद्ध हो जाना और एक दूसरे में मिल जाना, इसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। और बच्चों ये जितना अच्छा खाद्य जाल बनेगा, जितना ज़्यादा सघन बनेगा, उतना ही अच्छा वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र माना जाएगा, उतना ही अच्छा वहाँ का स्थायी रूप से पारिस्थितिकी तंत्र और स्थायी वहाँ पर स्थायित्व की भावना ज़्यादा विकसित हो पाएगी उस तंत्र की। सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला में क्या है कि भोजन संबंधी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि चराई खाद्य श्रृंखला उत्पादक तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है, हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन, विघटन प्रक्रिया सम्मिलित होती है, ठीक है। तो हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास हमने देखा था कि एक एक स्तर पर जैसे जैसे अगले स्तर पर जाएंगे वैसे वैसे 90% ऊर्जा का ह्रास देखा जाएगा, और केवल 10% ऊर्जा ही आगे प्रवाह हो पाएगी। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं, और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, जैसे कि हम जानते हैं। और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला, जो चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त जो मृत शरीर है, मृत पदार्थों पर निर्भर होती है, जिसे क्या कहते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला, और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन सम्मिलित होता है। तो चराई खाद्य श्रृंखला में क्या हुआ, जो भोजन जैसी चीजें हैं उस श्रृंखला को देखी जाती है, और अपरद खाद्य श्रृंखला में जो मृत जीवों के बाद में जो बच्चों विघटक कार्य करते हैं, जो पदार्थों का अपघटन का कार्य करते हैं, वहां इस प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब है बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम्स। तो संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार के, वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम, जो क्या है 5 प्रमुख प्रकार हैं बायोम के, ठीक है बच्चों। इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों कि विभिन्न प्रकार के बायोम की स्थिति, उनके उप प्रकार, उनके क्षेत्र कौन से हैं, जलवायु संबंधी विशेषताएं कौन सी है, मृदा किस प्रकार की पाई जाएगी, और वनस्पति जात व प्राणी जात कौन कौन से यहाँ पर उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं बच्चों कि पहला जो बायोम है वो है वन प्रकार का या फॉरेस्ट प्रकार का बायोम। इसके अनेक विभाजन किए हैं, जिसमें बच्चों पहला जो विभाजन है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन होंगे। उष्णकटिबंधीय जो वन है उनकी स्थिति हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा है बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और तीसरा बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बोरियल वन, जो कि शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में वहां पर पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के यहां पर हम देखेंगे वनों की स्थिति। अब यहां पर बच्चों उष्ण कटिबंधीय जो वन हैं उनको भी हमने 2 भागों में बांटा है, भूमध्य रेखीय और पर्णपाती। भूमध्य रेखीय और पर्णपाती 2 प्रकार के यहां पर वनों की स्थिति देखी जाती है। जो बच्चों यहाँ पर इनकी स्थिति किस प्रकार से है, नाम से पता चल रहा है भूमध्य रेखीय है, तो भूमध्य रेखा के समीप होंगे। तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश में इनकी स्थिति पाई जाएगी। पर्णपाती जो बच्चों वन है उनकी स्थिति 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों में देखने को मिलती है। साथ में बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय
जो वन है उनकी स्थिति देखें तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्य यूरोप अर्थात शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र है वहां पर इनकी स्थिति देखी जाती है। जलवायु संबंधी यदि हम बात करें तो A1 में जो कि क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की वन है। भूमध्य रेखीय जो वन है उनका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस एक समान वितरण यहाँ पर पाया जाता है। तो हमने देखा कि इनका तापमान उच्च पाया जाता है और तापांतर कम होता है, एक समान वितरण यहाँ पर मिलता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान देखने को मिलता है। जबकि बच्चों पर्णपाती जो क्षेत्र है वहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा वार्षिक औसत 1000 मिलीमीटर एक ऋतु में। 1000 मिलीमीटर का मतलब होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर देखी जाती है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाता है और यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो एक ऋतु में ही होती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु जैसी अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि हम बात करें बी यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की, शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उनका तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो उष्ण से बाहर है, शीतोष्ण में है, इसलिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर अर्थात 75 से 150 से लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। स्पष्ट ऋतुएं तथा असाधारण शीत यहाँ पर देखने को मिलता है। ऋतुएं बिल्कुल स्पष्ट होती है, शीत थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इसलिए शीत ज़्यादा देखने को मिलता है। मृदा की बात करें तो अम्लीय पोषक तत्वों की कमी यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाएगी वो अम्लीय प्रकार की पाई जाएगी और चूंकि अम्लीय प्रकार की मृदा है इसलिए पोषक तत्वों की कमी इनमें होती है। जो पोषक तत्वों से धनी होते हैं यहाँ पर बच्चों पर्णपाती प्रकार के जो वन होते हैं उनकी जो मृदा होती है वो पोषक तत्वों से धनी पाए जाते हैं। बी है बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उनमें उपजाऊ मृदा मिलती है। अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो कि यहाँ की मृदा। यदि हम बात करें कि इन बायोम्स में, इस प्रकार के जो बायोम्स हैं वहाँ पर प्राणी और वनस्पति किस तरीके से मिलते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में असंख्य वृक्षों के झुंड व लंबे व घने वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना और दोनों में ही कीट पतंगे, चमगादड़ पक्षी, स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, पौधों की प्रजातियों में कम विविधता, ओक, बीच, मेपल आदि सामान्य प्रजाति, गिलहरी, खरगोश, पक्षी, काले भालू, पहाड़ी शेर, स्कंक आदि प्रकार के जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने वनों के दो भाग देखे, तीसरा भाग भी देखेंगे बोरियल प्रकार का, लेकिन फिलहाल हमने उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन हैं उनको यहाँ पर देखा, उनकी स्थिति देखी, जलवायु देखी, मृदा देखी और वहाँ पर जीव देखे कि कौन कौन से जीव वहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं बोरियल प्रकार की वन। यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश है जो कि यहाँ पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये क्षेत्र कौन से हैं, यह जो क्षेत्र है ध्रुवी के नज़दीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में माने जाते हैं, ध्रुव के नज़दीक है इसलिए सर्दी ज़्यादा पड़ती है। बोरियल प्रकार की यहाँ पर वन पाए जाते हैं। छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु यहाँ पर पाई जाती है। आर्द्र ऋतु कम है क्योंकि यहाँ का तापमान न्यूनतम पाया जाता है, ठीक है। और गर्म ग्रीष्म ऋतु, मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शीत ऋतु यहाँ पर पाई जाती है। शीत ऋतु कैसी है, लंबी प्राप्त होती है। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में मिलती है और 400 से 1000 मिलीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। और वो भी कैसी, हिमपात के रूप में, जल के रूप में वर्षा नहीं, क्योंकि सर्दी वाला क्षेत्र है, ठंड ज़्यादा पड़ती है इस वजह से। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी मिलती है। मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत यहाँ पर पाई जाती है क्योंकि तापमान में कमी है। तापमान में कमी होने के कारण ह्यूमस जैसी चीज़ें यहाँ पर कम होती है, इसलिए यहाँ पर पोषक पदार्थों की कमी होगी, अम्लीय यहाँ पर क्षेत्र की मिट्टी होगी। यदि हम बात करें जंतुओं और वनस्पति की तो सदाबहार कोणधारी वन जैसे पाइन, फर, स्प्रूस आदि मिलते हैं। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िए, चमगादड़ आदि प्रकार यहाँ पर मुख्य प्राणी प्राप्त होते हैं।
उसके बाद बच्चों दूसरा है हमारा मरुस्थलीय बायोम। पहला था हमने वन बायोम देखा और दूसरा है मरुस्थलीय बायोम। अब मरुस्थलीय बायोम के बाद हम देखेंगे घास भूमि और जलीय बायोम और उसके पश्चात पर्वतीय बायोम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम दूसरा है मरुस्थलीय बायोम, जिसमें पहला है गर्म व उष्ण मरुस्थल। इसके यदि हमने उप प्रकार बांटे तो पहला है गर्म व उष्ण मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, तीसरा तटीय मरुस्थल और चौथा शीत मरुस्थल। ठीक है, 4 प्रकार हमने इसके बांटे बायोम्स के, जो कि मरुस्थलीय बायोम के 4 प्रकार होंगे। तो यहाँ पर यदि इनकी हम बात करें तो कहाँ पर है स्थिति देखें तो सहारा, कालाहारी मरुस्थली, रूबल खाली, ये क्या है गर्म और उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो अर्ध शुष्क गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र अटाकामा वगैरह जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि हम बात करें शीत मरुस्थल के, जो टुंड्रा जलवायु वाले जो प्रदेश है वो शीत मरुस्थल जैसी स्थिति में पाए जाते हैं। तापमान 20 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 20 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक अत्यधिक तापमान गर्म वाले या उष्ण मरुस्थलों में पाए जाते हैं। 21 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड अर्ध शुष्क में, 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तटीय मरुस्थल और 2 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर शीत मरुस्थलों में पाए जाते हैं। वर्षा A से D 50 मिलीमीटर से भी कम, अर्थात 5 सेंटीमीटर से भी कम इन क्षेत्रों में वर्षा पाई जाती है। चारों प्रकार के जो यहाँ पर मरुस्थल है बच्चों, सब में 50 मिलीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि मृदा की बात करें बच्चों तो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। बच्चों यहाँ पर यदि मरुस्थलीय स्थिति की यदि हम बात करें तो मरुस्थलों में मृदा तो अच्छी होती है लेकिन जल की कमी होती है, केवल जल की कमी होती है, लेकिन मृदा वहाँ पर अच्छी होती है। पोषक तत्वों से भरपूर, जैव पदार्थों का बहुत कम या न होना, जैव पदार्थ नहीं होते हैं क्योंकि क्या है मरुस्थल है, इस वजह से। यदि हम बात करें तो न्यून वनस्पति पाई जाती है इन क्षेत्रों में क्योंकि मरुस्थल है। कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे, रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी पाए जाते हैं। खरगोश, चूहे, हिरण, पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी आदि प्रकार के जीव जंतु इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा है घास भूमि। घास भूमि को 2 भागों में बांट सकते हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या स्टेपी। घास भूमि को 2 भागों में बांट सकते हैं, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय, जिसका दूसरा नाम है स्टेपी। अफ्रीका के विशाल क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका व भारत, ये उष्णकटिबंधीय घास जो क्षेत्र है उनमें माने जाते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय जो इसको एक स्टेपी बोलते हैं, यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका के क्षेत्र यहाँ पर माने जाते हैं। गर्म उष्ण जलवायु, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और उष्ण ग्रीष्म शीत ऋतु, वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर अर्थात 50 से 90 यहाँ पर स्टेपी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, संरंध्रित मृदा व साथ ही हुमस की पतली परत यहाँ पर मिलती है क्योंकि यहाँ पर घास का क्षेत्र है, इस वजह से। घास, पेड़, लंबी झाड़ियों की अनुपस्थिति, ठीक है, लंबी झाड़ियों की यहाँ पर अनुपस्थिति पाई जाती है। जिराफ, जेबरा, भैंस, चीता, लकड़बग्गा, हाथी, चूहे, सांप, अन्य कीट आदि। घास कहीं कहीं वृक्ष जैसे ओक व मुलायम जैसी चीजें भी यहाँ पर प्राप्त होती है। लकड़ी के वृक्ष, विलो आदि, गजेला, जेबरा, गेंडे, जंगली घोड़े, शेर, तरह तरह के पक्षी, कीड़े, सांप आदि जीव जंतु, भारी मात्रा में जीव जंतु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि ये घास के मैदान है। और घास से जो जीवन निर्वाह करते हैं वो जो जंतु, जो कि विशेष रूप से शाकाहारी जंतु होते हैं, वो भारी मात्रा में इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और जिसके आधार पर मांसाहारी जो जंतु है वो भी यहाँ पर अच्छी तादाद में मिलते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा जलीय। जैसे कि हमने देखा बच्चों, जलीय को 2 भागों में बांटा, ताज़ा जल के और समुद्री जल के यहाँ पर बायोम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ताज़ा जल के बायोम कहाँ पर मिलेंगे? जो ताज़ा जल मिलता है बच्चों, झीलें, नदियाँ, सरिताएं, अन्य आर्द्र भूमियाँ जहाँ ताज़ा जल प्राप्त होता है, साफ जल प्राप्त होता है, वहाँ पर इस प्रकार के बायोम मिलते हैं। और समुद्री महासागर, प्रवाल भित्ति, लैंगून या एस्चुरी जिसे ज्वार नद कहते हैं, वहाँ पर समुद्री जल के बायोम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ की यदि हम बात करें बच्चों, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर प्राप्त होता है क्योंकि जलीय क्षेत्र का तापमान या जलवायु का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, वहाँ पर तापमान क्या है, नीचे ही कम ही मिलता है। तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक देखी जाती है। जल, अब यहाँ पर मिट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों क्योंकि यहाँ
मृदा जैसी स्थिति नहीं देखी जाती है। तो जल क्या है, जल ही पाया जाता है, दलदल पाए जाते हैं, समुद्री दलदल पाए जाते हैं, आदि चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर यदि हम बात करें जीव जंतुओं की, तो शैवाल, अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाले जंतु व प्राणी यहाँ पर जलीय बायोम में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात बच्चों आखिरी है हमारा पर्वतीय बायोम, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अब कहाँ पर मिलते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ऊंची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर मिलते हैं। जलवायु कैसी है? तापमान वर्षा में भिन्नता अक्षांशों पर आधारित होती है कि कौन से अक्षांश और कितनी ऊंचाई पर यह विद्यमान है। ढाल रेगोलित से ढके हुए हैं, मिट्टी का कोई वहाँ पर विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वहाँ पर रेगोलित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति ऊंचाई के आधार पर भिन्नता देखी जाती है कि कहाँ पर किस स्थान पर है और कितनी ऊंचाई है, उसके आधार पर यहाँ पर पर्णपाती से लेकर के टुंड्रा प्रकार की कोई सी भी वनस्पति यहाँ पर मिल सकती है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 बायोम्स हमें देखने को मिले और इस प्रकार से हमारा यह भाग आज यहाँ पर समाप्त हुआ। आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखी, जिसमें इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, उसके कौन कौन से भाग है आदि, साथ ही बायोम्स के बारे में भी विस्तार से अध्ययन हमने किया। इसके पश्चात अगली क्लास में हम जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।